हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। मैं भरत सर फ्रॉम त्रिदेव क्लासेज श्रेया। हमारा यूट्यूब चैनल भी यही है, त्रिदेव क्लासेज श्रेया। मैं आप लोगों को टेंस पढ़ा रहा था। मैंने टेंस के 3 पार्ट दिए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने टेंस का डिफिनीशन और पर्सन की यूज को पढ़ाया था। पार्ट 2 में हमने वर्ब के यूज को पढ़ाया था और पार्ट 3 में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ट्रांसलेशन यूज के बारे में हमने उसमें पढ़ाया था। आज हम लोग टेंस के पार्ट 4 पढ़ेंगे। अब पार्ट 4 में इसमें हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के ग्रामेटिकल यूज, व्याकरण में कहां पर यूज करते हैं उसके बारे में समझेंगे। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन करेगा ये समझेंगे हम। आइए टेंस स्टार्ट करते हैं हम लोग। टेंस हेडिंग दे दिया जाए, टेंस टाइम एंड टेंस कहिए, क्या टेंस कहिए। टेंस हमने बताया था यहां पर ए पार्ट प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस हम प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। प्रेजेंट टेंस हमने बताया था 4 पार्ट होता है, सबके 4 प्रेजेंट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के फर्स्ट पार्ट में। तो क्या नाम है इसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसका एक और नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। हमने इसके बारे में बताया था आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या चीज। हमने बताया था इसके बाद टू इंडिकेट एन एक्शन व्हिच यूजुअली हैपेंस इट इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। वैसी क्रियाएं जो प्रायः घटित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने बताया था ट्रांसलेशन पहचान के बारे में कि किसी सेंटेंस के अंत में क्रिया प्लस क्या होता है? ती है लगा रहता है। लेकिन यही बात नहीं है, सेंस के आधार पर सेंटेंस को पकड़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हर एक सेंटेंस में ता है ती का प्रयोग नहीं किया जाता, याद रखिएगा। बाकी सारे सेंटेंस 90% सेंटेंस में ता है ती आता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। हमने बताया था इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। इसका स्ट्रक्चर हमने लिखा था 4, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में यस नो क्वेश्चन के बारे में हमने लिखा था। फिर इंट्रोगेटिव प्लस एडवर्ब या प्रोनाउन वाले। तो हमने बताया था कि जब इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, या कॉम्प्लीमेंट कहिए या अदर वर्ड कहिए। ये होता है क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सविकारात्मक वाले वाक्य का ये होता है क्या? स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। हमने क्या कहा है कि कहीं भी आप किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद V1 लिखिएगा, कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। किसी भी सेंटेंस में क्या हो सब्जेक्ट के बाद V5 उसे कौन सा टेंस कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड हमने बताया है कि वर्ब के पहले फॉर्म V5 का प्रयोग केवल और केवल एक ही टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में किया जाता है। जब इसके हम लोग नेगेटिव स्ट्रक्चर में चलेंगे तो ये क्या होता है? सब्जेक्ट और ये जो है हमारा सेंस बदल जाता है। क्या? डू, डज प्लस नॉट ऑफ से केवल इसके बाद हम लोग V1 का प्रयोग करते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड कहिए चाहे कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हम जानते हैं कि ये क्या होता है? प्लूरल, इसे कहते हैं प्लूरल वर्ब। वर्ब का क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। ये क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसे क्या कहते हैं? सिंगुलर। तो यहाँ पर ये दोनों इस रूप में मेन वर्ब के रूप में कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें मेन वर्ब निहित है। ये मुख्य क्रिया है मेन वर्ब। ये क्या काम करेगा? हेल्पिंग वर्ब। अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब ना हो तो यही हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? मेन वर्ब का कार्य करता है। तो ये तो मैं आपको उस वाले स्ट्रक्चर में पढ़ा चुका हूं, और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इसके ग्रामेटिकल यूज, इसके व्याकरणिक यूज हम लोग कहां पर करेंगे। तो अब हम इसे मिटाते हैं, इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। आइए अब हम लोग समझते हैं इसके ग्रामेटिकल यूज के बारे में।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ग्रामेटिकल यूज क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे। हमने लिखा है ग्रामेटिकल यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का व्याकरणीय प्रयोग, व्याकरण में इसका ग्रामर में हम लोग यूज कहां पर करेंगे, तो इसे स्पेशल का इसलिए कह सकते हैं महत्वपूर्ण ये तथ्य है, इससे ही आपके एग्जाम के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी आपके एग्जाम में बड़े से बड़े एग्जाम में आ जाए, या आपका सिलेबस वाला एग्जाम हो या किसी बड़े से एसएससी का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में ये पूछता है, टेंस आपका रहेगा ही रहेगा। और टेंस पता हो तभी आप किसी चीज को हल कर सकते हैं, वो वॉयस हो, नरेशन हो, डिग्री हो, किसी चीज को हल करने के लिए टेंस को आपको समझना है कि वर्ब का यूज कहां पर करते हैं। ये समझना है सबसे पहले, हम इसको रूल वाइज कर आपको एक रूल देकर हम पढ़ाएंगे। हमने फर्स्ट रूल है नियम नंबर 1, इसमें कहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हैबिचुअल या रेगुलर आदतन या नियमित एक्शन क्रिया को बताने में किया जाता है। हैबिचुअल या रेगुलर एक्शन को बताने में किया जाता है। तो हैबिचुअल या रेगुलर एक्शन की पहचान आप कैसे करेंगे? आपके मन में अब सवाल खड़ा होगा कि सर हम लोग हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन को पहचानेंगे कैसे? तो याद रखिएगा इसके सेंटेंस में इसके साथ इसमें हम नोट करके बताते हैं आपको कि इस प्रकार के सेंटेंस में टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स या टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स कहिए, इसके साथ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स या एडवर्ब्स लगे रहते हैं। हमने कहा टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स, एडवर्ब्स कहिए या वर्ड्स कहिए, बात देखिए शब्द कहिए, क्योंकि ये सारे एडवर्ब्स मतलब क्या होता है क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताता है, विशेषण की विशेषता बताता है, उसे एडवर्ब कहते हैं। तो एडवर्ब क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे। ये कहता है टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स या वर्ड्स। हमने कहा कुछ है जिसका जैसे हम नाम लिखते हैं, ऐसे हो गया ऑलवेज, हमेशा, ऑफन, प्राय, हमने कहा सेल्डम, हार्डली, कभी कभार ये होता है हार्डली, स्कार्सली, स्कार्सली, रेयरली, रेयरली, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, नेवर, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, नेवर, सेल्डम हो गया, एवरीडे, एवरीडे कहिए, एवरी मंथ कहिए, एवरी ईयर कहिए या एवरी वीक कहिए, मतलब प्रत्येक दिन, प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक महीने, किसी भी आ सकता है। हमने एक ही को लिखा है एवरीडे, इसमें डेली, डेली, रोज, हमने कहा जैसे once a week, once a week कहिए, once a day कहिए, once a month कहिए, सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। twice a day, twice a day, twice a week, twice a month, twice a year, ये सारे के सारे किसी सेंटेंस में अगर प्रयोग होते हैं इन्हें कहते हैं एडवर्ब। और इनके लगने से जो सेंटेंस बनेगा वो या तो हैबिचुअल एक्शन को बताएगा या रेगुलर एक्शन, नियमित कार्यक्रम को बताएगा। किस प्रकार से बताएगा? इसकी पहचान ये कि इसके साथ टाइम एक्सप्रेशन वर्ड लगा रहेगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आएंगे। क्या होता है इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, इसे हम अब मिटाते हैं और इसके बाद से एग्जांपल से इसे देकर समझाते हैं। अब आते हैं और इसे हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन के बारे में समझते हैं। कौन सा सेंटेंस जो हैबिचुअल एक्शन को बताता है, कौन रेगुलर एक्शन को बताता है? आपके पास हमने दो ऑप्शन ही रखे हैं, आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन हो सकते हैं। और देखा जाए कि आपको किस टेंस के बारे में तो हमने पढ़ा कौन है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये कहता है कि ही ऑफन, खाली स्थान, हियर ऑन संडे, इसका अर्थ होगा ही। आपके पास ऑप्शन है कॉम या कम्स। तो हमने बताया अभी जस्ट कि ऐसे सेंटेंस जो क्या करते हैं, अगर इसमें क्या होना चाहिए कि ये क्या है, पहले तो इसकी पहचान है कि इसमें एक एडवर्ब है। कौन सा? टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है। ऑन संडे भी क्या है? ये भी क्या है? टाइम एक्सप्रेशन एडवर्ब का ही काम करता है। तो कहता है कि वह ऑफन, प्राय संडे पर यहां आता है, मतलब वर्तमान की बात है। तो आप किस टेंस का, ये क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ये क्या है वर्ब का पांचवा V5 है। तो आप किस वर्ब का प्रयोग करेंगे? तो ये आपको बताएगा ये
हमने देखा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो किस वर्ब का प्रयोग करते हैं? सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब क्या होना चाहिए? सिंगुलर। वर्ब के पांचवे फॉर्म बताइए कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। ये कौन सी क्रिया होगी? आदतन क्रिया। मतलब उसकी आदत क्या है कि संडे पर आता है, क्योंकि सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7, लेकिन उसका आने का काल क्या है? संडे पर आता है। तो ये क्या है? हैबिचुअल एक्शन। ये फिर दूसरा सेंटेंस में हम लेते हैं कि he always listen to school at 9 am। क्या करता है? he always listen to school 9 am। आपके पास वो और वो ऑप्शन है, तो कहता है कि वो 9 बजे हमेशा क्या करता है? स्कूल जाता है। वो हमेशा 9 बजे स्कूल जाता है। तो ऐसे सेंस को जब बताया जाए तो ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम, और इसके साथ ये लगा है तो कौन सा टेंस होना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हमने देखा कि वर्ब क्या है? सिंगुलर। तो हमारा ये क्या होना चाहिए? अब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब क्या होना चाहिए? सिंगुलर। इसे भी हमें सिंगुलर होना चाहिए। तो वो हम जानते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल अवस्था में रहता है, ये पांचवा फॉर्म क्या होता है? सिंगुलर। यहां पर क्या होगा? वोज। अब कहते हैं कि आई नेवर टेल ए लाई, आई नेवर टेल ए लाई। तो हमने देखा कि आई क्या है? प्लूरल। तो वर्ब हमारा क्या होना चाहिए? टेल की टेंस। तो आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? टेल लिखिए, क्योंकि ये प्लूरल तो ये भी क्या होना चाहिए? प्लूरल। आई नेवर टेल ए लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। ताय मतलब कौन? वैसी क्रिया है जो प्रायः घटित होती है। नेवर टेल ए लाई। आई हमेशा न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, मैं प्रत्येक सुबह क्या करता हूं? न्यूज़पेपर पढ़ता हूं। तो हमने बताया था कि आई क्या होता है? सिंगुलर सेंस। तो मैं कितना व्यक्ति हूं? एक। लेकिन हमने बताया था कि आई हमेशा प्लूरल सेंस देता है। सिंगुलर होने के बावजूद भी इसका सेंस जो होता है, भाव जो होता है, हमेशा प्लूरल होता है और अपने साथ वर्ब क्या रहता है? रीड रखेगा कि रीड। तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये प्लूरल है, इसके साथ क्या होगा? रीड होगा। अब कहते हैं कि ही सेल्डम लिसन टू मी, वह कभी कभार, इसका सेल्डम मतलब क्या होता है? कभी कभार मेरे पास आता है। मतलब शायद ही, पता नहीं कि कब कब आता है, कभी कभार। तो ऐसे सेंस को बताने के लिए हमने देखा कि ये सिंगुलर है, तो ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। तो जानते हैं कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऐसी बात नहीं है। और कौन सा सेंटेंस होगा? आपको सेंस पकड़ना पड़ेगा, सेंस क्या कहता है। तो ऐसे सेंस हमने क्या किया? ये क्या है? सिंगुलर। तो वर्ब हमारा क्या होना चाहिए? ये 5 है। तो वर्ब का फर्स्ट वर्ब हमने बताया। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब क्या होना चाहिए? सिंगुलर। इस प्रकार के बहुत सारे एग्जांपल आएंगे, आप अपने बुक से बनाइए इसे। इस प्रकार के सेंस को दिखाने वाले को कहते हैं हैबिचुअल। हैबिचुअल मतलब आदत, रेगुलर, नियमित कार्यक्रम। तो आपके इसमें पहचान करनी होगी कौन अफर्मेटिव है, कौन नेगेटिव है। तो अफर्मेटिव नेगेटिव, जिससे स्वीकार करने की भावना हो उसे अफर्मेटिव, जिससे अस्वीकार करने की भावना हो उसे हम लोग कहते हैं नेगेटिव। अब आते हैं इसके अगले रूल नंबर 2 में। आते हैं रूल नंबर 2 में। देखते हैं रूल नंबर 2 में हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट वाला रूल हमने क्या देखा? हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन। रूल नंबर 2 में होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग यूनिवर्सल ट्रुथ, सर्वव्यापी सत्य, जो पूरे ब्रह्मांड में सत्य है, हमेशा सत्य हो, जिसको बदला ना जा सके, जिसे भगवान ने ईश्वरीय देन है, गॉड गिफ्टेड है, और या तो प्रिंसिपल सिद्धांत को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये कहता है कि ऐसा सत्य जिसे बदला ना, जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ और प्रिंसिपल सिद्धांत को बताने के लिए इसका प्रयोग किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक और टर्म आएगा, हम नोट में करके बताएंगे आपको कि जो प्रोवर्ब होते हैं, प्रोवर्ब मतलब होता है कहावतें, कहावतों को भी बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। आते हैं हम लोग एग्जांपल से समझते हैं क्या इसका हम लोग यूनिवर्सल ट्रुथ होगा क्या, ईश्वरीय देन है क्या चीज। तो सबसे पहले हम इसे फर्स्ट एग्जांपल में लेते हैं। कहते हैं कि द अर्थ खालिसन राउंड द सन, जो पृथ्वी है, अर्थ इसका होता है पृथ्वी, खालिसन राउंड द सन, ब्लैंक है राउंड द सन, मतलब पृथ्वी जो है सूर्य के क्या करती है? राउंड, चारों, जैसे उसके राउंड चारों क्या करती है? चक्कर लगाती है, मूव करती है, घूमती है। तो ऐसे सेंस में पृथ्वी कितनी है? एक। ये क्या है? सिंगुलर। और ये क्या बदल सकते हैं इसे? अगर ऐसी प्रक्रिया ना हो तो सारी क्या होगा? हमारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इसी पर क्या करता है? हमारा जो पृथ्वी है इस पर ही घूर्णन गति पर निर्भर करता है। तो ऐसे सेंस हम लोग क्या कहेंगे? ये हो गया प्लूरल और ये क्या हो गया? सिंगुलर। तो हमारे पास ऑप्शन क्या होता है? सिंगुलर। जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब क्या होना चाहिए? सिंगुलर। सिंटेक्स के नियमानुसार ये क्या हो जाएगा? मूव्स। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये क्या होना चाहिए? V5। ये भी क्या होता है?
द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये क्या यूनिवर्सल ट्रुथ, इसे बदला नहीं जा सकता, हमेशा ही सत्य है। अब कहते हैं गॉड इज ऑलमाइटी, भगवान सर्वशक्तिमान है। हम जानते हैं कि भगवान अनेक नाम स्वरूप नहीं है, लेकिन सबको क्या कहा जा सकता है, भगवान कहेंगे। तो भगवान क्या है, सर्वशक्तिमान है। तो ये गॉड को आप क्या कहेंगे, सिंगुलर मानेंगे। अब हमने कहा कि सर्वशक्तिमान है, ये दो है, ये क्या है, प्लूरल है, और ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर। तो भगवान के साथ ये क्या है, हम जानते हैं कि दोनों क्या है, ये प्लूरल इसे कहते हैं, ये प्लूरल वर्ब है और सिंगुलर वर्ब है। हमने बताया कि किसी सेंटेंस में अगर मेन वर्ब ना हो, ये क्या काम करता है, हेल्पिंग वर्ब का। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का कार्य करेगा। तो ऐसे सेंस हमने क्या कर दिया यहाँ पर, इसका गॉड इज ऑलमाइटी, ऐसा सेंस करना पड़ेगा। आपके पास हमने बताया कि 4 या 5 ऑप्शन हो सकते हैं, उसमें से आपको क्या करना है, चीज बनना है। अब कहते हैं कि मैन कैलेसन मॉडल, मनुष्य मरणशील होता है। क्या कोई मनुष्य पृथ्वी पर हमेशा के लिए जीवित है, कोई अमर है, नहीं। ऐसा क्या हो जाएगा, नियम के विरुद्ध हो जाएगा। तो मनुष्य क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सर्वव्यापी सत्य है, सर्वव्यापी सत्य है। मैन इज मॉर्टल, जो जन्म लिया है उसे मरना है। तो मैन क्या हो गया, सिंगुलर। तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर। इज, और इज को क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब कहता है कि 2 and 2 खाली स्थान 4, मतलब ब्लैंक्स 4। 2 और 2 4 होते हैं, तो 2 और 2 4 होते हैं। ये तो बात सही है कि एक मैटर याद है, सिंटेक्स में हम पढ़ेंगे कि एंड से जुड़ने वाले हमेशा ही प्लूरल होते हैं। जैसे राम, एक एग्जांपल यहां पर देते हैं, राम एंड श्याम। जब ऐसा सेंस लेकर चलेंगे, आर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बॉयज। राम और श्याम ईमानदार लड़के हैं, ईमानदार लड़के हैं। तो ये राम एक सिंगुलर है और ये क्या है, ये भी सिंगुलर है। एंड से जुड़ने के कारण इनके साथ वर्ब क्या हो गया, ये सिंगुलर सिंगुलर मिलकर क्या हो गया, 2, एक और एक मिलाकर क्या होता है, 2, और ये दोनों प्लूरल हो गए, 2 लड़के थे, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग। लेकिन ऐसी प्रक्रिया यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि 2 and 2 खाली स्थान हो, 2 और 2 4 होते ही है। 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 कभी भी नहीं होगा। ये क्या है, प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, इसे सिद्ध किया गया है कि 2 और 2 4 होते हैं। तो ये प्लूरल होने के बावजूद भी अपने साथ वर्ब क्या होता है, सिंगुलर, क्योंकि ये हमेशा ही क्या करता है, ये सिद्धांत बदल के इसके साथ ये सिंगुलर मानेंगे और वर्ब क्या लगाएंगे, हम लोग सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, मैक्स करेंगे। अब एक याद रखिए कि वाटर खाली स्थान एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर क्या करता है, 100 डिग्री पर क्या करता है, उबलने लगता है, बॉयल करने, उबलने। हम जानते हैं कि जो जल है उसका द्रव्यमान क्या होता है, 3 पॉइंट होते हैं इसके। पहला तो एक होता है कि मीटिंग पॉइंट, मतलब इसका 0 डिग्री से क्या होता है, 0 डिग्री पर बॉल क्या करता है, जम जाता है, ये इसमें बर्फ अवस्था मिलता है। 4 डिग्री पर पीने योग्य पानी मिलता है और 100 डिग्री पर क्या करता है, वाष्प बनकर उड़ जाता है। तो इसका बॉयल पॉइंट क्या होता है, 100, क्योंकि ये प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। तो वाटर एट 100 डिग्री, तो ये सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर। क्या हो जाएगा, बॉयल्स। ये क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट वर्ब और बॉयल्स। हमने क्या कहा कि प्रूव वर्ब के साथ, प्रूव वर्ब मतलब कहावत भी हो सकते हैं। तो ऐसा सेंस भी दिखे, जैसे हमने कहा कि ऑल is well that ends, all is well that ends, all is well that ends, ठीक है, यहां पर भी सही है। तो हमने कहा कि all is well मतलब सब कुछ क्या है, सही है। तो ऐसे सेंस में भी प्रूव वर्ब भी आ जाए, तो ऐसे सेंस में भी हम लोग क्या करेंगे, यहां पर सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो अब हम लोग चलेंगे रूल नंबर 3। आइए रूल नंबर 3 में हम लोग देखते हैं। रूल नंबर 3 में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग। तो हमने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग निकट भविष्य के कार्यक्रम मतलब नियरेस्ट फ्यूचर प्रोग्राम या प्लान को बताने के लिए किया जाता है, जो क्या होने चाहिए, निश्चित होने चाहिए। ऐसे कार्यक्रम जो निकट भविष्य को दर्शाएं और वे कार्यक्रम क्या होने चाहिए, निश्चित होने चाहिए। तो एक मैटर हमेशा याद रखिएगा कि फ्यूचर में कोई भी कार्य निश्चित नहीं होता, क्योंकि आने वाले समय में हमारे साथ कौन सी घटना घटेगी इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। 1 सेकंड बाद हमारे साथ क्या होगा इसके बारे में जानकारी नहीं है।
लेकिन कुछ ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिन्हें सुनिश्चित कर दिया जाता है कि फ्यूचर में घटित होंगे, मतलब उनके घटित होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है 80% या 70% होती है कि ये घटित होंगे ही होंगे। किसी कारणवश वो हट गए तब पर ये डेट रहेगा ही रहेगा। कहता है कि जैसे हमने कहा कि एक हमने नोट लिया कि इसकी पहचान कैसे करेंगे कि निकट भविष्य के कार्यक्रम है, तो इसे पहचान करने के लिए ग्रामेटिकल सेंस में क्या करेंगे आप कि फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्स, फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्स भविष्य टाइम एक्सप्रेसिंग मतलब भविष्य को वर्णन करने वाले टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्स जो कि क्रिया विशेषण जो समय को बताते हैं, भविष्य के लिए समय को बताएंगे क्योंकि टुमारो क्या करता है आने वाले कल को बताता है। टुमारो मींस क्या होता है आने वाला कल, टुडे मींस आज, यस्टरडे मींस क्या होता है बीता हुआ कल, तो ये क्या होता है फ्यूचर। जैसे नेक्स्ट डे अगला दिन, नेक्स्ट मंथ अगला महीना, नेक्स्ट ईयर अगले साल, इसमें कहता इन मार्च इन जून, कोई भी यहाँ पर इनके साथ क्या आएगा, कोई भी आप यहाँ पर क्या मंथ का नाम ला सकते हैं, ऑन के साथ कोई भी डे का नाम आएगा और बहुत सारे एग्जांपल में इसमें सेंस दिखेंगे आपको, तो ये आपके साथ इसमें लगा रहेगा सेंटेंस में हमेशा ही कोई ना कोई टाइम एक्सप्रेशन वर्ड चाहिए ही चाहिए। किसको बताने के लिए, नियरेस्ट फ्यूचर के कार्यक्रम में हमने बताया भी था ट्रांसलेशन वाले सेंस में कि जैसे मुख्यमंत्री कल आएंगे, तो ये कहता है तारीख ये नहीं कहता आएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री या प्राइम मिनिस्टर कोई आने वाला रहता है तो क्या होता है पहले से टाइम फिक्स हो जाता है, पहले से जो होते हैं क्या क्या कुर्सियां निकाली जाती है, सारे लोगों को सूचना दी जाती है कि इस दिन को यहाँ पर आएंगे, भाषण देंगे, चले जाएंगे, तो उनका आना निश्चित होता है। अगर कोई आपदा आ जाए किसी कारणवश न आए तो प्रोग्राम फेल भी कर जाता है, तो ऐसा सेंस दिखता है। तो हमने कहा कि इसमें कुछ हमने एग्जांपल का है, देखिए एग्जांपल समझते हैं। कहते हैं कि आवर कॉलेज कॉलेज ऑन 3 मई, मतलब हमारा कॉलेज किस तारीख को रीओपन रीओपन क्योंकि खुलने के लिए याद रखिएगा कि जो कॉलेज या स्कूल होते हैं, इंस्टीट्यूट संस्थाएं होती हैं, पुनः बंद होती है पुनः खुलती है, तो इसलिए रीओपन का प्रयोग किया जाता है और किसी चीज को खोलने के लिए ओपन का प्रयोग किया जाता है। तो आवर कॉलेज कॉलेज ऑन 3 मई मतलब हमारा कॉलेज 3 मई को खुलेगा, किस तारीख को 3 मई को, तो ऐसे से 3 मई को कहता है कि 3 मई को खुलेगा, हो सकता है कि किसी कारण वैसे कोई घटना घटे जिसे 3 मई को न भी खुल सकता है, लेकिन ये फिक्स है कि खुलेगा किस तारीख को 3 मई को। तो ऐसे सेंस को बताने के लिए नियरेस्ट फ्यूचर को बताया, तो सेंस ये क्या करता है सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा हमारा सिंगुलर, तो क्या करेंगे रीओपन्स इस लगा ये सिंगुलर, तो वर्ब हमारे क्या क्या होना चाहिए सिंगुलर। ये कहता है कि द प्राइम मिनिस्टर खालिस्तान हियर टुमारो, प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, कौन या कौन सा प्राइम मिनिस्टर कितने होते हैं एक सिंगल, आएंगे कहता है फ्यूचर में आएंगे, लेकिन पहले से निश्चित कर दिया गया कल आएंगे ही आएंगे, तो ऐसे से इसको बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे ये सिंगुलर, तो वर्ब क्या होना चाहिए सिंगुलर कम्स कर देंगे। अब कहता है टेस्ट मैच कल टुमारो, टेस्ट मैच कल होगा, तो मैच का टाइम शेड्यूल पहले से फिक्स होता है कि मैच इस दिन को होगा, अगर कोई प्रकृति का आपदा बारिश से चाहे किसी भी कारण से बंद हो गया तो क्या होता है उस डेट को रद्द कर दिया जाता है, मैच को रद्द कर दिया जाता है। तो ऐसे फिक्स घटनाएं हैं, फिक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर स्टार्ट्स के टेस्ट मैच क्या है ये सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या होना चाहिए सिंगुलर। तो ऐसे सेंस को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, नियरेस्ट फ्यूचर के सुनिश्चित कार्यक्रम को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ये मैटर याद रखिएगा, इसे याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अब आते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। रूल नंबर 4 में पढ़ने से पहले एक बात को समझा जाए कि फ्यूचर के दो कार्य, ऐसे दो कार्य जो फ्यूचर में घटित होंगे। अब फ्यूचर में कौन से कंडीशन पर आधारित हो, शर्त पर आधारित हो, कि जैसे अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, अगर तुम तेज दौड़ोगे तो दौड़ प्रतियोगिता जीत जाओगे। तो ऐसे कार्य क्या होते हैं फ्यूचर में होते हैं। तो ये तो हिंदी की बात हो गई इसमें सेंस के, अगर यही बात को इंग्लिश में लिखा होगा तो किस प्रकार से हम ग्रामेटिकल सेंस में पहचान करेंगे किसका प्रयोग कहां पर करेंगे। तो रूल नंबर 4 में कहता है कि फ्यूचर के दो कार्य, रूल नंबर फ्यूचर के दो कार्यों एक सेंस के लिए कंडीशनल शर्त बोधक के साथ PIT तथा PIT का अर्थ होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तथा इसके अलग वाक्य सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट मॉडल वर्ब्स का प्रयोग होता है, क्योंकि फ्यूचर में हमेशा ही मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसके बाद आप V1 या V3 का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे सेंस में कहता है कि आप पहचान कैसे करेंगे कि
शर्तबोधक है, कंडीशनल है, तो इसमें सेंस पर आधारित है। इसमें याद रखिएगा कि कंडीशनल की पहचान होती है एक मैटर कि अगर आपने क्लाउज पढ़ा होगा तो क्लाउज के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। क्लाउज, क्लाउज का अर्थ होता है उपवाक। क्लाउज ऐसा सेंस है, क्लाउज होते क्या है, तो क्लाउज तीन प्रकार के, प्रिंसिपल क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज। इसकी हम चर्चा करेंगे लेकिन यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा सा बड़ा, आपको इसे हम इससे छोटा सा वीडियो बनाकर आपको देंगे। क्लाउज में सिंपल सा भाषा में समझिए कि प्रिंसिपल क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज, सेंटेंस बनने से पहले क्लाउज उसे होना पड़ता है कि अगर सारे जो सेंटेंस हैं वो क्लाउज के पार्ट में आते हैं। अगर सेंटेंस होना है तो पहले उसे क्लाउज होना पड़ेगा। तो क्लाउज में होता है क्या है कि इसमें कंडीशनल, तो तीन प्रकार का हमने बताया, प्रिंसिपल क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो कोऑर्डिनेट क्लाउज की बात है, ये कोऑर्डिनेट क्लाउज में एक होता है डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट। ये कहता है कि फ्यूचर के दो कार्य एक्शन के लिए क्या करते हैं, शर्तबोधक, कंडीशनल शर्तबोधक के साथ पीआईटी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग, अथवा जो सेंटेंस उसके आगे आता है उसके साथ हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भविष्य की बात, फ्यूचर में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल और प्लस गिवन प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड। तो इसका सेंस है, पढ़ाएंगे फ्यूचर में इसके बारे में। और हमें समझना है प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। तो शर्तबोधक की पहचान करने का तरीका है कि इसके साथ कंडीशनल क्या होंगे, इसके साथ कंडीशनल वर्ड लगे रहेंगे, कंडीशनल शर्तबोधक वर्ड लगेंगे। कौन से, कंजक्शन। कंजक्शन ऐसा वर्ड होता है जो क्या करता है, कंजक्शन इज ए वर्ड, कंजक्शन इज ए वर्ड व्हिच इज जॉइंड टू सेंटेंसेस, टू वर्ड्स। ये क्या करता है, कंडीशनल ऐसा वर्ड होता है जो दो सेंटेंसों को, दो वर्ड्सों को, शब्दों को या दो क्लाउजों को जोड़ने का कार्य करता है। कुछ ऐसे भी आपको देखिए, इसमें क्या होता है, इफ, एक ही कंजक्शन का काम करेगा, इफ, अनलेस, जब तक नहीं या यदि नहीं, बिफोर, इसका अर्थ होता है कि पहले, आफ्टर के बाद, एज लॉन्ग एज, तब तक, अनटिल, जब तक, समय बोधक के साथ में आता है, व्हाइल और व्हेन इट इज। इसमें बहुत सारे शब्द हैं कंजक्शन। तो इसमें याद रखिएगा कि ये कंजक्शन तभी होगा जब ये कंडीशन को बताए, शर्त होगा, कंडीशन शर्त को बताए, किस सेंस में, क्लाउज के सेंस में प्रयोग हो। अब कुछ ऐसे वर्ड है जिसमें आपको इंटरोगेटिव वर्ड भी दिखते होंगे लेकिन ये इंटरोगेटिव वर्ड नहीं है। ऐसे सेंस में से इंटरोगेटिव वर्ड मत किएगा क्योंकि यहाँ पर ये कंजक्शन सेंस में, क्योंकि सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करेगा। तो समझेंगे कैसे कि इसमें दो कार्य कैसे हम लोग करेंगे। तो पहले इसको थोड़ा सा इसे क्या समझते हैं, इस एग्जांपल से समझते हैं। इसके एग्जांपल में हम लोग समझेंगे। तो एग्जांपल हमने कहा कि यू विल, देखिए, यू विल नॉट गेट सक्सेस अनलेस यू वर्क हार्ड। यू विल नॉट गेट सक्सेस अनलेस, कहता है कि इसमें अनलेस का अर्थ क्या लिखा है, जब तक नहीं, जब तक नहीं, अच्छा यदि नहीं, यू वर्क हार्ड, यदि तुम नहीं क्या कड़ी मेहनत करोगे तो क्या तुम पास नहीं कर सकते, मतलब तुम पास नहीं करोगे। क्या करता है, कड़ी मेहनत करोगे तभी ना जाकर पास करेगा। जिसने कंडीशन रखा, शर्त रखा क्या कि कड़ी मेहनत करो और सफल हो। तो इसके साथ आप याद रखिएगा, जिसके साथ ये शर्त बोधक वर्ड रहेगा वो किस टेंस में, ये वर्ब का क्या है, फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस टेंस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये देखिए, विल आता है, विल के बाद नॉट और नॉट के बाद क्या आता है, V1। हमने बताया कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 का प्रयोग करते हैं। और जब मॉडल वर्ब आ जाए तो ये कब की बात हो जाती है, शैल में जब आते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का आता है। कुछ और इसके एग्जांपल देते हैं, ऊपर ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल हम देते हैं, यहाँ पर समझ आ जाए। एग्जांपल के तौर पर यहाँ से एग्जांपल से समझेंगे। देखिए एक और, जैसे हमने कहा कि इफ यू ब्लैंक से देते खाली आसान, इफ यू फास्ट कॉमा यू ब्लैंक से देते हैं, चाहे लिख ही देते हैं, विल विन द रेस। कंडीशन हमने दिया रन और एक क्या दिया, रन्स। हमने भी कहा था जस्ट कि इफ यू खाली आसान फास्ट यू विल विन द रेस। तो इस सेंस क्या कहते हैं, अगर, इफ का अर्थ क्या होता है, अगर यू खाली स्थान फास्ट। देखिए तो इसके साथ कंडीशनल वर्ड है, तो ये किस टेंस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये कॉमा के बाद ये बात नहीं कि ये हमेशा, इसमें हमने क्या लिखा है कि यहाँ पर बीच में हमने दिया है कंडीशनल वर्ड, तो इसके बाद क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने पहले ही दे दिया है यहाँ पर। तो पहले जब दे दिया तो इसके साथ आ जाता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और ये क्या कहेगा, फ्यूचर। तो कहते हैं कि इफ यू खाली स्थान फास्ट, तो इसके साथ देखिए तो यू प्लूरल है तो वर्ब भी क्या हो जाएगा यहाँ पर, रन। तो इफ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस। अगर तुम क्या
तेज दौड़ोगे तो क्या कर जाओगे, तुम दौड़ प्रतियोगिता रेस जीत जाओगे। ऐसे सेंस में एक और लिखते हैं, हमने कहा कि इफ ही, अब लिख ही देते हैं, कम्स खाली स्थान आई शैल गो देयर। से बहुत सारी एग्जांपल आएंगे, जितना कहीं एग्जांपल है आपको बस पहचान देना है कंडीशनल वर्ड, कंजंक्शन किसके साथ है, क्लाउज किस में आता है, और जिसके साथ लगा रहता है, दो वर्डों को जोड़ने का काम करता है तो क्लाउज है, ये डिपेंडेंट है। इफ ही कम्स, अगर वह आता है, चाहे अगर वह आएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं वहां जाऊंगा। इसने कंडीशन रखा, अगर वो आएगा, अगर इतना बोलकर छोड़ दिया जाए तो आदमी चिंता में पड़ जाता है कि अगर वो आएगा तो मेरे साथ क्या करेगा, मुझको मारेगा, पढ़ाएगा, क्या करेगा। तो ऐसे सेंस को बताने के लिए देखिए, तो ये कंडीशनल है, तो जब तक ये वर्ड नहीं बोला जाएगा ये सेंटेंस, तब तक इसकी क्लियरिटी नहीं आ सकती, इसलिए इसे सत्यबोधक कंडीशनल कहा जाता है। ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर, ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे ये क्या रूल 4 था, रूल 5 के बारे में आज, और फिर रूल नंबर 5 को देखा जाए। रूल नंबर 5 में हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग इंपरेटिव सेंटेंस के साथ किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग इंपरेटिव सेंटेंस के साथ किया जाता है। अब आपके मन में सवाल था कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस क्या है। इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं इसमें कि इंपरेटिव सेंटेंस होता है कि द सेंटेंस फ्रॉम which indicates order, advised, request, prohibited या prevented at most, it is called imperative sentence। imperative sentence से थोड़ा सा हिंदी में समझ लीजिए कि वे वाक्य जिनसे आज्ञा, सलाह, अनुरोध या मनाही का भाव व्यक्त हो उससे हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा सेकंड पर्सन को रेफर करता है। सेकंड पर्सन मतलब यू को बताता है, हमेशा यू को ही सूचित करेगा, और यू इसके सब्जेक्ट में हमेशा छिपा रहता है। ये इंपरेटिव सेंटेंस का हमेशा यू क्या होता है, इसका सब्जेक्ट, और यू को हमेशा रेफर करता है। मतलब जैसे इंपरेटिव सेंटेंस इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ लीजिए कि इंपरेटिव सेंटेंस की जब स्ट्रक्चर की चर्चा करेंगे तब V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, और ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है, इंट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है। V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे डू दिस वर्क, डू दिस वर्क, जैसे एग्जांपल देते हैं डू दिस वर्क, डू दिस वर्क, तब इसके बारे में हम समझाएंगे। डू दिस वर्क, तो डू दिस वर्क उसने कहा कि क्या करो, इस कार्य को करो, इस कार्य करो। तो हमने कहा तो क्या मैं इस कार्य करूंगा, नहीं, आप इस कार्य को करिए, मतलब आपको कहा जा रहा है कि आप इस कार्य को करिए। तो हम जानते हैं कि डू क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस टेंस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। किसे कहा जाता है, आपको, और इसके सब्जेक्ट के रूप में हमेशा यू क्या रहता है, छिपा रहता है। अगर यू ना लिखा हो तो यू हमेशा ही छिपा रहता है, यू को लिखा नहीं जाता क्योंकि सेकंड पर्सन को हमेशा रेफर करता है। तो याद रखिए इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यही होता है। अब इसके थोड़ा सा एग्जांपल हम लोग समझते हैं। ये कहता है कि प्लीज वेट अंटिल आई रिटर्न या कम बैक, प्लीज वेट, कृपया इंतजार करें, अंटिल कब तक, जब तक आई रिटर्न या कम बैक, जब तक मैं क्या वापस नहीं आ जाता। तो ऐसे से रिटर्न देखिए, तो ये रिटर्न लिखिए चाहे कम लिखिए, बात देखिए ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि ये क्या है, आई क्या है, सिंगुलर होने के बावजूद भी क्या रहता है, प्लूरल सेंस अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखता है। तो इसके साथ हमेशा क्या होगा, किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहां पर भी V1 और यहां पर भी V1, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब कहता है कि वर्ब फॉर नेशन व्हाइल इज नेसेसरी, व्हाइल थोड़ा सा इसको ठीक कर दिया जाए, इज नेसेसरी, वर्क फॉर नेशन व्हाइल इट नेसेसरी, मतलब वर्क फॉर नेशन क्या करो, राष्ट्र के लिए कार्य करो, व्हाइल जिस वक्त किसको, उसकी क्या अति आवश्यकता हो। नेसेसरी मतलब क्या होता है, आवश्यकता, राष्ट्र के लिए कार्य करो जब राष्ट्र के लिए क्या हो, आवश्यक हो। तो ऐसे सेंस में हम लोग क्या करेंगे, इसे इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस को किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसे रखा जा सकता है, याद रखिए। अब कहता है रूल नंबर 6 में आते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस याद रखिए। रूल नंबर 6 में कहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग रीति रिवाज, कस्टम, रीति रिवाज को बताने के लिए। रीति रिवाज क्या होता है,
कि जो हमारे पूर्वजों ने बना कर रखा है वैसे सेंस को हम अपने ऊपर अपनाते जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रीति रिवाज। तो रीति रिवाज को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे सेंस में देखिए रीति रिवाज किससे मिलेंगे? हमने कहा कि द हिंदूज, हिंदूज मतलब क्या? हिंदू, पूरा जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो ये कम्युनिटी है। ये क्या है? द हिंदू लगा है। ये क्या होता है? ये नाउन नहीं है, ये नाउन के सेंस में नहीं है। हिंदू पूरी प्रजाति है, जो पूरी प्रजाति का जब बोध कराया जाए तो ये एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव के पहले क्या लगाया गया है? द। तो द हिंदूज खालिस्तान देयर डेड, मतलब हिंदू को क्या कहता है? उनकी मृत्यु पर। देखिए तो ये प्लुरल, तो इसका ये जो पोसेसिव केस है ये भी प्लुरल है। ये प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल होगा। ये V1 है और ये V5 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? वर्ब। अब इसका अर्थ समझ लीजिए कि द हिंदूज बर्न देयर डेड, मतलब क्या किया जाता है? हिंदुओं को क्या कहता है? उनकी मृत्यु पर जलाया जाता है। तो ऐसे सेंस हो क्या? ये हमारी पूर्व से ही प्रथा आती है कि जब हिंदू लोगों की मृत्यु होती है तो उन्हें क्या कहता है? जलाया जाता है। तो ऐसे सेंस को हम लोग क्या कहेंगे? ये कस्टम है, रीति रिवाज है। तो इसे हम लोग किस टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है। फिर कहता है कि द साउथ इंडियंस, दूसरा एग्जांपल देते हैं, द साउथ इंडियंस खालिस्तान धोती, जो साउथ इंडियन होते हैं, साउथ इंडियन मतलब क्या होता है? दक्षिण भारतीय, पूरे दक्षिण भारतीय के लोग, दक्षिण भारतीय तमिलनाडु हो गए, केरल हो गए, वो सारे दक्षिण भारतीय लोग कहे जाते हैं। तो दक्षिण भारतीय के लोग क्या करते हैं? जो हमेशा क्या करते हैं? धोती पहनते हैं। ये क्या है? ये प्लुरल, ये प्लुरल। तो क्या दक्षिण भारतीय एक लोग हैं? नहीं, बहुत सारे। ये जो इंडियंस है, साउथ इंडियंस, ये एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग है, इसके साथ द लगा हुआ है। तो ये प्लुरल है और ये पूरी प्रजाति को बता रहा है, इसके साथ वर्ब भी क्या आ जाएगा? ये अब ये देखिए द बंगाली खालिस्तान फिश एंड राइस, बंगाली क्या करते हैं? बंगाली जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? फिश और राइस, चावल और मछली खाना पसंद करते हैं। जो बंगाली लोग होते हैं वो हमेशा चावल और मछली खाना पसंद करते हैं। तो पूरी बंगाली प्रजाति को बताता है, ये प्लुरल है और प्लुरल होने के कारण उसके साथ क्या होगा? लाइक राइस, यहाँ पर लाइक प्लुरल। तो ये हमारा सेंस क्या होगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म की प्लुरल, तो ये भी प्लुरल। तो ये टेंस के स्ट्रक्चर में आया। तो हमने टेंस के ग्रामेटिकल यूज 6 सुने, इससे भी और ज्यादा, लेकिन आपके जो आने वाले एग्जाम है इस एग्जाम के लिए इतने सारे स्ट्रक्चर का और भी बहुत ज्यादा इसका प्रयोग है, आपको इसमें समझना पड़ेगा। याद रखिए इससे आप कितना भी जहां मिलता है आप इसे ग्रामर की किताब से बनाइए। अगर हम इसे बनाने के बाद फिर जाकर इस पर हम कुछ क्वेश्चन तैयार करेंगे, आपका टेस्ट लेंगे, टेस्ट लेने के बाद उस टेस्ट का हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, ईआर बनवाएंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में हम